कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दिग्गज प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्य में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे रोड शो। अन्य पार्टियों के नेता भी करेंगे जनसभाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। सिमलीपाल अभयारण्य का भी करेंगी दौरा। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर लगाम लगाने को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता। कहा सीमा पार आतंकवाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। साथ ही आतंक की फंडिंग पर लगाम लगाने की भी कही बात। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी। जेद्दा से 47 और लोगों को लेकर विमान पहुंचा नई दिल्ली। देश भर में मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में मनाएंगे बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस होंगे आमने सामने। गुजरात जीत के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति को करेगी मजबूत, वहीं राजस्थान की पटरी पर वापस लौटने की होगी कोशिश। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का किया अनावरण। कहा यूपी आने वाले समय में सबसे अधिक पदक देने वाला बनेगा प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में सबसे पहले खबरें कर्नाटक के चुनावी समर से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार दिन ब दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे ही चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गरमाया हुआ है। पीएम मोदी आज बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जिले में विधानसभा के 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जनसभा के दौरान बेल्लारी जिले से पार्टी उम्मीदवार सोमशेखर रेड्डी, बी रामुलु, टीएच सुरेश बाबू, सोमलिंगप्पा और शिल्पा राघवेंद्र उपस्थित रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम को तुमकुरू में जनसभा करेंगे। संकल्प है और कर्नाटक में सभी दल अपने अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक में 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा रायचूर में रोड शो करेंगे तो वहीं कोपल्ला और कालबुर्गी में जनसभाएं भी करेंगे। कर्नाटक में प्रचार के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कर्नाटक के रायचूर में 2 जनसभाएं करेंगे। वहीं शाम को कोप्पल में भी एक चुनावी रैली करेंगे। और 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। जनता दल सेकुलर के लिए उनके शीर्ष नेता देवगौड़ा भी प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के तो देश भर में, राज्य भर में जनता से समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। और आइए अब सीधे रुख करते हैं कर्नाटक का, जहां स्मृति ईरानी एक जनसभा को संबोधित कर रही हैं। Were given to the Bharatiya Janata Party, 250 plus
members of various sectors as experts have contributed to this manifesto. A truly democratized engagement with the citizen of building a stronger state so that the state may lead the building of New India. I am extremely grateful that the manifesto speaks about the Poshan scheme, wherein every BPL household will be provided with half-liter Nandini milk every day and 5 kg Shri Anna through monthly ration kits. Many amongst you in the media who have seen our manifesto would know that in the state of Karnataka, 54 lakh farmers have benefited from PM Kisan and PM Kisan Karnataka, where financial assistance of up to 10,000 rupees has been given. This includes female farmers of Karnataka. I'm extremely happy to share that 10,000 rupees per hectare incentives to minor millet growers has been given in the state of Karnataka, which has also benefited women in the sector of agriculture. That women are a substantial part of the dairy industry is well known. And that is why I am grateful that while the achievement of the Bharatiya Janata Party is transference of over 1,644 crores as incentives to over 8,95,000 dairy farmers through DBT. In the manifesto, we promise increase of incentive to be provided to dairy farmers to 7 rupees per litre. This will greatly benefit women in the dairy sector. I am extremely pleased to share that in our manifesto, the Bharatiya Janata Party promises free transport for agricultural, horticultural and dairy products up to 50 kgs from our villages to urban markets. भाजपा नेता स्मृति ईरानी की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से जो भाजपा का मैनिफेस्टो है, जो तमाम वादे किए गए हैं, वो समाज के हर वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। और आइए अब बात करते हैं गोवा में चल रही शंघाई सहयोग संगठन की वार्ता की, जहां पर विदेश मंत्रियों की बैठक जारी है। बैठक में जुलाई में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडे पर मंथन किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्रियों की SCO परिषद की बैठक के लिए चीन के विदेश मंत्री किन गैंग, तो वहीं किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री ने SCO महासचिव झांग मिंग का भी स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी तरह से आतंकवाद को रोकना जरूरी है। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगना चाहिए। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction.
Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. अफगानिस्तान की स्थिति पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देश को मानवीय सहायता प्रदान करने की निरंतर आवश्यकता के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर खास ध्यान देना चाहिए। The unfolding situation in Afghanistan remains at the center of our attention. Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate priorities include providing humanitarian assistance, ensuring a truly inclusive and representative government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने अंग्रेजी को एससीओ की तीसरी आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने इस पर सदस्यों की स्वीकृति मांगी। SCO is in its third decade of existence, and this is an opportune time for its reform and modernization to keep the organization relevant in a rapidly transforming world. I am pleased to note that the discussions on the issues of reform and modernization of the organization have already commenced. I assure you that India will extend its constructive and active support for this process. I also seek the support of Member States for the long-standing demand of India to make English as the third official language of the organization. This will enable a deeper engagement with English-speaking Member States. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आज एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में एनसीपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है। नए अध्यक्ष का चयन करने के लिए 18 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। शरद पवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना उत्तराधिकारी यानी पार्टी अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया है। वैसे तो शरद पवार ने अपनी ही पार्टी में अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना समेत सभी पार्टियों की नजर नए अध्यक्ष पर है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव 29 मई को कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि आगामी 11 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और 18 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतगणना 29 मई को होगी। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे और इस वर्ष 15 फरवरी को बनवारी लाल के निधन के कारण 2 सीटें रिक्त हुई थीं। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता अपना पूरा समर्थन भाजपा को देगी। अब तो पूरे देश में मोदी योगी जी की सरकार की धूम है, तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में तो जनता पूरा समर्थन मोदी जी और योगी जी को देंगे, क्योंकि यहाँ पर सोच ईमानदार और काम दमदार, इसी बलबूते पर काम चल रहा है। और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल आज भाजपा में शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय उड़ीसा दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वे सिमलीपाल अभयारण्य का दौरा करेंगी। वहीं 6 मई को राष्ट्रपति बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ब्रिटेन के महाराजा किंग्स चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने के लिए आज लंदन के लिए रवाना हो गए। उपराष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं तथा दोनों देशों के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे कई समान मूल्य हैं।
और ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,862 भारतीयों को संघर्षरत सूडान से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। केंद्र सरकार सूडान में शेष बचे भारतीयों को भी स्वदेश लाने की लगातार प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में बताया कि सूडान से सुरक्षित निकाले गए 47 भारतीयों को वायुसेना के विमान से जेद्दा से दिल्ली लाया गया है। भारत पहुंचने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद दिया। वहीं ऑपरेशन कावेरी के तहत 192 लोगों को लेकर एक विशेष विमान गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। इनमें कुछ नेपाल के नागरिक भी हैं। और ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय वायुसेना का C-130 विमान 47 भारतीयों को लेकर आज सुबह दिल्ली पहुंचा। दिल्ली उतरने पर सभी यात्रियों ने सकुशल स्वदेश वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय वायुसेना एवं भारतीय दूतावास का आभार जताया। संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कुछ यात्रियों से की खास बात। ऑपरेशन कावेरी के तहत 47 यात्री सूडान से सुरक्षित भारत यहां पर पहुंचाए गए। आप देख सकते हैं पीछे भारतीय वायुसेना का C-130 विमान जो इन सब को लेकर सुरक्षित इनके देश में लेकर आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और हम लोग जो इंडियन है, और मैं सबसे बड़े पहले तो अपने इंडिया एम्बेसी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना फास्ट हमको सूडान से फ्रॉम जद्दा एंड इंडिया लेके आया है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मिलिट्री मैन लोग हैं इतने अच्छे हैं, इतने फास्ट काम करते हैं कि हमको जरा भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। हमको ये भी नहीं पता चला कि हम सूडान से आ रहे हैं कि कहीं यात्रा करके आ रहे हैं या क्या करके आ रहे हैं। ये बताइए कितना लंबा सफर था आपका? 7 आवर्स, 7 घंटे का। 7 घंटे का। तो आपको उम्मीद थी कि हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे? भारत सरकार पे पूरा भरोसा था? बिल्कुल, भारत सरकार पर 100% भरोसा था कि हम लोग आराम से पहुंच जाए इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें अपने भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स और एम्बेसी पे पूरा गर्व है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर हालात कैसे और कितने लोग हो सकते हैं अभी भी वहाँ पर? अभी भी उधर लोग 80 लोग तो है हमारे, बाकी और इधर उधर जो है वो हमें मालूम नहीं, और हालात बहुत ख़राब है उधर के। 7 घंटे का लंबा सफ़र इन्होंने किया है, लेकिन क्या कहना है कि इतने अच्छे से इंडियन एयरफोर्स इनको लेकर आई है, इनको पता ही नहीं चला, और अब ये अपने वतन लौटकर बहुत खुश हैं। कैमरामैन अजीत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश विदेश में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। 563 ईसा पूर्व में आज ही के दिन गौतम बुद्ध का नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और आज ही के दिन उन्हें बिहार में बोधगया में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जन्मदिन को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और हिंसाग्रस्त सूडान में मानवीय संकट के कारण लाखों लोगों का पलायन जारी है। 1 लाख से अधिक लोग सूडान से पलायन कर गए हैं। वहीं 30,000 से अधिक लोग जो दक्षिण सूडान के साथ देश की दक्षिणी सीमा पर शरण ले रहे हैं, उनके लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। ज्यादातर लोग राजधानी खार्तूम और बहरी के साथ ओमडुरमान से हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सूडान में पिछले महीने की 15 तारीख से प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों के बीच संघर्ष के बाद से 1 लाख से अधिक लोग सूडान से पलायन कर गए हैं। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि दक्षिण सूडान में 7.4 यानी कि 7.4 मिलियन लोगों को खाद्य सहायता की आवश्यकता है। और लोग बिजली और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी स्थिति का अंदाजा इन दृश्यों से लगाया जा सकता है कि खार्तूम के दक्षिण में स्थित कलकला में बिजली संकट के कारण लोग अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए लाइनों में खड़े हैं।
और यूक्रेन की पद्म महिला ओलेना जेलेंस्का ने गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति से डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात की। शनिवार को होने वाले किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक से पहले प्रधानमंत्री के आवास के बाहर दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई। दोनों ने ब्रिटिश लाइब्रेरी का भी दौरा किया। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से जेलेंस्का की ब्रिटेन की ये दूसरी यात्रा है। और किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए ब्रिटेन पूरी तरह से तैयार है। शनिवार को वेस्टमिंस्टर एबे में एक शानदार समारोह के दौरान किंग चार्ल्स तृतीय, उनकी पत्नी महारानी कैमिला की ताजपोशी की जाएगी। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब खुफिया नाम है जिसे ब्रिटेन के नए महाराजा की ताजपोशी के कार्यक्रम के लिए तय किया गया है। कार्यक्रम स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा। इससे पहले किंग चार्ल्स का जुलूस पहले वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचेगा। ऐसा आयोजन 70 साल के अंतराल के बाद होने जा रहा है। इससे पहले ऐसी शाही परंपरा आखिरी बार 1953 में दिवंगत क्वीन के लिए देखी गई थी। राज्याभिषेक वह समारोह है जिस पर सम्राट को औपचारिक तौर पर ताज पहनाया जाता है। परंपरागत रूप से राज्याभिषेक विशुद्ध रूप से एक संस्कारपूर्ण और धार्मिक आयोजन है जिसे एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। ये समारोह कैंटरबरी के आर्क बिशप एंग्लिकन कम्युनिशन के आध्यात्मिक प्रमुख द्वारा आयोजित किया जाएगा। पिछले 900 वर्षों से राज्याभिषेक समारोह वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित होता आया है। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ में गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और एंथम का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन लखनऊ के बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में 25 मई को होगा। 3 जून तक चलने वाले इस आयोजन में देश के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4700 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया का ये आयोजन आज तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं पर होने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा ये प्रदेश खड़ा होगा। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने खेलो इंडिया योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि खेल और खेलकूद की गतिविधियों से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सशक्त कर सकता है। भारती मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेलकूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगी। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का सफर शानदार रहा है। गुजरात की टीम 12 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। हालांकि गुजरात टाइटंस को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स को भी पिछले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा था। टीम 10 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर स्थित है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। ये मुकाबला राजस्थान के घरेलू मैदान जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम पर खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का सफर शानदार रहा है।
इस सीजन की बात करें तो गुजरात ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 6 में जीत मिली है, जबकि 3 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है। ये टीम 12 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। गुजरात की टीम सीजन के प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की दौड़ में सबसे नजदीक है। टीम अगर आज का मैच जीतती है तो वो प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर लेगी। गुजरात के पास शानदार बॉलिंग अटैक और मिडिल ऑर्डर है। गेंदबाजी में उसके पास पेस में मोहम्मद शमी और स्पिन में रशीद खान हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और विजय शंकर कहर बरपा रहे हैं। अंक तालिका में 10वें पायदान पर स्थित राजस्थान की टीम ने इस सीजन में अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 5 में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 5 मुकाबलों में राजस्थान को 2 में ही जीत नसीब हुई है। आज गुजरात के खिलाफ अगर राजस्थान को जीत मिलती है तो ये टीम अंक तालिका में पहले या दूसरे नंबर पर आ सकती है। राजस्थान के जोश बटलर और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी सबसे ज्यादा कारगर है। ये टीम को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस इस सीजन में दूसरी बार एक दूसरे के सामने उतरेंगी। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो गुजरात का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें अब तक 4 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है। दोनों टीमों को अपने पिछले मैच में हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में आज के इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम जीत के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।